हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार फॉब्स एजू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं विकास कुमार झा। प्रैक्टिस टेस्ट सेक्शन में हम लोग बात कर रहे हैं आज इंटेलिजेंस थ्योरी की, है ना। इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस थ्योरी की बात करेंगे कि नया जो है कॉन्सेप्ट्स लेके आया हूँ मैं आपके साथ। इसके जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं PYQ, इनके बारे में आज बात करेंगे। तो इंटेलिजेंस बेसिकली आपको पता ही है कि बेसिकली इंटेलिजेंस होता क्या है। जब हम एक सिचुएशन में, परिस्थिति में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, किसी चीज़ को सीखते हैं, या आने वाली समस्याओं को किस प्रकार से निपटना है, उसके लिए जो हम अपनी मेंटल एबिलिटी का यूज करते हैं, वो हमारी बुद्धि होती है। तो बुद्धि मतलब क्या आप सीखते हो, आप समस्या को कैसे समाधान करते हो, कैसे एडजस्ट करते हो, कैसे सोचते हो, इन सभी को जो हम क्या कह सकते हैं, वो कौन सी एबिलिटी से कह सकते हैं, तो वो हमारी होती है बुद्धि। ठीक है। तो बुद्धि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सीटेट दे रहे हो, DT+ भी दे रहे हो, PRT, TCT, PCT, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, तो इस पर क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये पार्ट 1 है बच्चों। इंटेलिजेंस टॉपिक हम पार्ट 1 ले रहे हैं, और इसके बाद फिर ये इंटेलिजेंस टॉपिक पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है, जिसमें हम जितने भी इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, और साथ साथ में हम क्वेश्चन के साथ साथ जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है इंटेलिजेंस का, उसको भी हम क्या करते रहेंगे, आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, क्या है क्वेश्चन। ये है कि द स्टेटमेंट majority of the people are average, a few very bright and a few very full in based on their establishment principle of test। मतलब कि देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि क्या होती है, एवरेज से ऊपर होती है। तो एवरेज बुद्धि, पहली बात तो जानो क्या होती, कितनी होती है। एवरेज IQ किसी की कितनी होती है, 90 से 109। ये आपकी एवरेज IQ है। इससे ऊपर यानी कि आपको 110 है, 120 है, तो ये एवरेज से ऊपर हो गया। और एक होता है 80, 70, ये एवरेज से नीचे हो गया, है ना। तो किसी को एवरेज इंटेलिजेंस मिलती है, किसी को एवरेज से ऊपर मिलती है, किसी को एवरेज से नीचे मिलती है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर बच्चे को अलग प्रकार की बुद्धि डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो इसका जनरली आंसर क्या होगा बच्चों, कि हर बच्चे का बुद्धि का वितरण एक जैसा नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, ग्रोथ ऑफ इंटेलिजेंस वाली कोई वैसी बात नहीं है। इंटेलिजेंस एंड सेक्स इन डिफरेंस की वाली कोई वैसी बात नहीं है। इंटेलिजेंस एंड रेशियल डिफरेंस ये भी नहीं है। आंसर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि हर बच्चे को एक जैसा IQ या इंटेलिजेंस जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। हर बच्चे का अलग अलग IQ स्कोर, यानी कि बुद्धि लब्धि का स्कोर निकलता है। ठीक है, अब IQ शब्द मैं बार बार यूज कर रहा हूं, तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना कि IQ का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था। हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ IQ। और IQ का जो फॉर्मूला होता है, एक बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या है। एक तो फॉर्मूला बताना है आपको वो क्या होता है, और ये भी बताना है कि ये फॉर्मूला किसने दिया था, नेम ऑफ जिसने ये फॉर्मूला दिया था। तो ये आपका एक होमवर्क है, आप इसको मतलब एक कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार, कि अ चाइल्ड क्रोनोलॉजिकल एज इज 12 years एंड ही कैन टेक द इंटेलिजेंस टेस्ट मीन्ड फॉर 15 years ओल्ड चाइल्ड, देन हिज IQ। देखो, IQ का एक फॉर्मूला हम बनाते हैं जिसका होता है IQ इक्वल टू, IQ अगर निकालना होता है तो उसका एक फॉर्मूला हमने लिखा है MA/CA मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो IQ का फॉर्मूला हमने ये लिखा। MA मतलब होता है हमारी मेंटल एज, CA मतलब क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, तो MA को हम ऊपर रखेंगे। तो MA कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखो, लिखा हुआ ना 15 ईयर्स की इंटेलिजेंस क्या है। एक बच्चा कितने साल का है, 12 साल का है, और 15 साल की उसकी बुद्धि है। तो 15 नीचे 12 ऊपर, गुना में कर दिया हमने 100। इसको आप काटेंगे तो 5 से कटेगा, 5 दिया 15, और ये 5 दूनी 10, 0, है ना। और 3 चौक हो गया 12, तो 20 चौक हो गया 80, है ना। 80 IQ होनी चाहिए इसकी। अच्छा, ये थोड़ा वो हो गया, एक बार देख लेते हैं दोबारा से इसको देख लेते हैं कितनी IQ दी हुई है इन्होंने। 15 किसी यदि किसी बच्चे की कल्याण करूँ तो आयु 16 वर्ष है, और वो 15 वर्ष की बच्चे के लिए अभिप्रेरित बुद्धि परीक्षा दे सकता है। अच्छा, 12 साल का बच्चा है लेकिन 15 साल के बच्चे से बुद्धि दे सकता है। तो 15 साल उसकी एज हो गई, 12 साल उसकी क्रोनोलॉजिकल एज हो गई, मल्टीप्लाई बाय हमने कर दिया 100। 5 से काटा, 5 तिया 15, 5 सॉरी 3 से काटेंगे, 3 पंचे 15, एक सेकंड, 3 पंचे 15, और 3 चौक हो गया 12, और 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, और 4 पंचे 20, 25 पंचे 125। यानी कि एक 12 साल का बच्चा है, 15 साल के बच्चे जैसा सोच रहा है, तो उसकी IQ कितनी निकलेगी आपकी 112, यानी कि बच्चा एवरेज से क्या है, ऊपर है। जब कभी भी मेंटल एज
आपकी सीए से ऊपर निकले ना बच्चों, तो ये समझ लो कि बच्चे की जो आईक्यू होगी वो एवरेज से ऊपर होगी। बच्चा जो होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है, गिफ्टेड हो सकता है, क्रिएटिव हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों आपका 125। तो ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए एक फॉर्मूला आप याद रखना, ये होता है आई क्यू इक्वल टू एम ए अपॉन में सी ए मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, आई एम ए मतलब मेंटल एज, सी ए मतलब क्रोनोलॉजिकल एज, इसको आप रियल एज भी कह सकते हो, और मल्टीप्लाई बाई 100 यानी कि 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। IQ विच डिफरेंशिएट लर्निंग डिसऑर्डर फ्रॉम इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी, मतलब IQ जो कि लर्निंग डिसेबल्ड कहलाता है, तो उसकी IQ कितनी होती है? देखिए याद रखना, हमारी जो बॉर्डर लाइन होती है 70 होती है। 70 से अगर 70 या 70 से ऊपर है तो आप एवरेज से ऊपर हो, या मतलब आप ये कह सकते हो कि आप बॉर्डर लाइन से ऊपर हो। और अगर आप 70 या 70 से कम है तो यानी कि आपकी बॉर्डर लाइन से नीचे हो, यानी कि आपकी बुद्धि में कमी है। तो याद रखना इसका जो वो होता है लाइन जो होती है बॉर्डर लाइन, वो कितनी होती है आपकी, दैट इज 70। अगर आपकी आईक्यू है तो आपको इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी, या जिसको हम आजकल यूज करते हैं, आपको आईडी है, यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आपको है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको क्या है, आईडी है, या आपको ये कह सकते हो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आपको है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस बार। कोरिलेशन ऑफ आईक्यू स्कोर विथ एकेडमिक परफॉर्मेंसेस, मतलब अकादमिक प्रदर्शन के साथ साथ आईक्यू स्कोर का क्या संबंध है? मतलब कि अब अकादमिकली जब आप स्कूल में जाते हो, पढ़ाई करते हो, तो एज आपकी क्लास जो होती है या वहाँ पे जो सीखते हो, उससे आईक्यू क्या होती है? ऑब्वियसली बात है, जो आईक्यू होती है वो क्या होती है बच्चों, ना तो उतनी लो होती है ना उतनी हाई होती है। कैसी होती है? मीडियम होती है। कैसी होती है वो? मीडियम होती है, ज़्यादा हाई भी नहीं होती है, ज़्यादा वो भी नहीं होती है। हम मीडियम तरीके से क्या करते हैं, सीखते हैं। अगर आप एवरेज आईक्यू के साथ अगर एकेडमिक रूप से क्या कर रहे हो, जा रहे हो, तो ठीक है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Ria, a class of third student was playing flashcard with the vocabulary, listening and reading stories. What kind of intelligence is exhibiting? मतलब स्टोरी सुनती है, स्टोरी लिख पढ़ती भी है, तो पढ़ना लिखने की बात की जा रही है यहाँ पर। वोकैबुलरी शब्दों की बात की जा रही है, तो शब्द का बात कहाँ पे किया जाता है? वो किया जाता है भाषाई बुद्धि। ये जो 8 बुद्धि बताई थी, आपको पता है ना, 8 बुद्धि जो दी गई थी किसके द्वारा? 8 बुद्धि दी गई थी किसके द्वारा? आपका हावर्ड गार्डनर, है ना। तो हावर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। उस 8 प्रकार की बुद्धि में एक लिंग्विस्टिक बुद्धि भी थी, जिसमें बच्चों को भाषा का ज्ञान होता है, शब्दों का ज्ञान होता है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, यानी कि भाषिक बुद्धि, है ना। चलन बुद्धि कोई होती नहीं है। इंटरपर्सनल होता है दूसरों को जानना या समझना, और लॉजिक मतलब होता है तर्क या रीजन देना। ठीक है, तो यहाँ पर ना तो ये होगा ना ये होगा, यहाँ क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज की बात की जा रही है, वोकैबुलरी रीडिंग की बात की जा रही है। तो आंसर कौन सा होगा? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, यानी कि भाषिक बुद्धि। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। A child who excel in the mathematics may not do well in civics. What does this observation contradict? एक बच्चा जो गणित में उत्कृष्ट है, वह नागरिक शास्त्र में अच्छा नहीं हो सकता। मतलब कि एक में अच्छा है तो सब में अच्छा, मतलब नागरिक शास्त्र में भी अच्छा होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये कौन से किस बुद्धि सिद्धांत की आलोचना करता है? तो आपको याद होगा एक थ्योरी आई थी, वन फैक्टर थ्योरी, जो कि किसने दी थी? बीने ने। बीने ने कहा था अगर आप एक बुद्धि में अच्छे हो, अगर आपके पास एक इंटेलिजेंस है और उसमें आप बहुत अच्छे हो, तो आप एक टास्क अगर कर पा रहे हो, अगर आपकी शार्प बुद्धि है, तो आप उस एक से अधिक टास्क को कर पाओगे। यानी कि अगर आप एक चीज में बहुत अच्छे हो तो आप दूसरे सब्जेक्ट में भी अच्छे हो सकते हो, अगर आपके पास बुद्धि शार्प है तो। यानी कि अगर आप इंग्लिश में अच्छे हो तो आप हिंदी में भी अच्छे होंगे, साइंस में अच्छे हो तो मैथ्स में भी अच्छे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक बुद्धि ज़्यादा अच्छी है तो दूसरी बुद्धि, उसमें तो दूसरी बुद्धि भी आपके पास होगी या आप उसमें भी अच्छा परफॉर्म कर लोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो किसका कॉन्ट्रडिक्ट करती है? सिंगल फैक्टर थ्योरी का, जो कि किसने दिया था? आपका बीने ने। ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? सिंगल फैक्टर थ्योरी। क्वेश्चन घुमाया हुआ है, ये किसको कॉन्ट्रडिक्ट करती है? ये करती है सिंगल फैक्टर थ्योरी, जो कि बीने ने दिया था बच्चों, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक बार। Which of the following is not meaning of triarchic theory of intelligence? मतलब triarchic theory आपको पता है त्रितन सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? ये दिया था आपका रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। और उसने कहा था भाई 3 प्रकार की हमारी बुद्धि होती है। एक बुद्धि होती है जिसमें बच्चा जो है कॉन्टेक्स्ट में सीखता है, एक बुद्धि वो होती है जब बच्चा कंपोनेंट्स में सीखता है, एक बुद्धि वो होती है जब बच्चा एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव से सीखता है। ठीक है, तो एबिलिटी टू कैपिटलाइज वन स्ट्रेंथ, किसी की ताकत को भुनाने की क्षमता। सक्सेस इज अचीव्ड बाय रीशेपिंग वंस एनवायरनमेंट, किसी के वातावरण को फिर से आकार देने की सफलता प्राप्त करना। और किसी भी पर्यावरण के अनुकूल होने के माध्यम से सफलता प्राप्त करना। ठीक है भाई, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो अचीव सक्सेस बेस्ड ऑन वंस एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से हम सीखते बात, ठीक है।
ठीक है, एनवायरमेंट से हम सीखते हैं, ये बात ठीक है बच्चों, बट दोबारा से रीशेप करना मन एनवायरमेंट को, देखो एनवायरमेंट को रीशेप करना बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा मुश्किल काम होता है कि आप एनवायरमेंट को चेंज करो। हाँ, एनवायरमेंट अकॉर्डिंग आप अपने में चेंज ला सकते हो, तो इसमें बोला कौन सा नहीं है मीनिंग, तो क्राइट थ्योरी में ये वाली बात नहीं होती, बाकी तीनों बात यहाँ पर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। कौन सा गलत है आपका, बी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम एनवायरमेंट को रीशेप नहीं कर सकते, और ट्रायंगल थ्योरी में ऐसा कुछ नहीं कहा जाता कि आप एनवायरमेंट को रीशेप कर सकते हो। हाँ, अब एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर में या अपनी कॉन्सेप्ट में रीशेप कर सकते हो, ना कि आप एनवायरमेंट में रीशेप कर सकते हो। तो आंसर क्या होगा इसका बच्चों, बी। किसी वातावरण को आप फिर से आकार नहीं दे सकते, है ना। नेक्स्ट देखते हैं एक बार, हाँ जी, नेक्स्ट ये रहा, what type of intelligence is measured by drama activities। ड्रामा एक्टिविटीज को हम किससे माप सकते हैं, ऑडियो और देखो ड्रामा की बात की जा रही है, ठीक है, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, ऑडियो विजुअल, इससे देखो एग्जिस्टेंशियल तो होता ही नहीं है ना। इसके अलावा ऑडियो नेचुरल, ऑडियो प्राकृतिक बुद्धि, ये भी नहीं होगा बच्चों। इंटरपर्सनल, हाँ, वर्बल एंड म्यूजिकल, क्योंकि यहाँ पे ड्रामा की बात की जाए तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस सीखने का इससे क्या होगा बच्चों, कनेक्ट होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों आपका, डी, वर्बल एंड म्यूजिकल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट देखते हैं, डैश इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू द गार्डनर हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू रिकॉग्नाइज द मेक डिस्टिंग्विश अबाउट द अदर्स फीलिंग। अदर्स फीलिंग, दूसरे की फीलिंग की बात की जाती है, इंटेंशन की बात की जाती है, रिस्पॉन्सेज की बात की जाती है। तो जब हम दूसरे की फीलिंग्स को अंडरस्टैंडिंग करते हैं, समझते हैं, तो उसको कहा जाता है इंटरपर्सनल, क्योंकि यहाँ पे लिखा है अदर्स, इंटरपर्सनल होगा। क्या होगा आंसर, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। अगर खुद के इमोशन को समझते हैं तो वो होता है हमारा इंट्रापर्सनल, पर यहाँ पे खुद की दूसरे की बात की जा रही है ना बच्चे, तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, यानी कि अंतरव्यक्तिक बुद्धि को। अंतरव्यक्तिक में हम दूसरों की अंडरस्टैंडिंग करते हैं, दूसरे की इमोशंस और मोटिव को समझते हैं, और इंट्रा में हम खुद के इमोशंस और बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। ये बुद्धि होती है हमारी। दो बुद्धि किससे कनेक्ट है बच्चों, हार्वर्ड गार्डनर की 8 बुद्धि में से ये 2 बुद्धि आ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, एन इंटेलिजेंस फैक्टर रेफरिंग टू अ बेसिक इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी अंडरलाइंग ऑल मैनिफेस्टेशंस ऑफ इंटेलिजेंस इज कॉल्ड। बुद्धि की सभी अभिवृत्तियों में अंतर्निहित एक बुद्धिवादी बौद्धिक क्षमता को संतुलित करने वाला बुद्धि कौन सा है। तो बुनियादी बुद्धि जनरल इंटेलिजेंस की यहाँ पे बात की जा रही है, एक जनरल एबिलिटी की बात की जा रही है, तो वो कौन से फैक्टर में पढ़ा था हमने, जी फैक्टर में, है ना। जी फैक्टर बुद्धि कहती है कि हमारे पास एक कॉमन इंटेलिजेंसी होती है जिससे हम प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं ना। तो ये कौन से फैक्टर की बात की जा रही है, जी फैक्टर, जो सामान्य बुद्धि होती है, जो बेसिक रूप से हर व्यक्ति के अंदर पाई जाती है। हर बच्चे में एक बेसिक इंटेलिजेंसी होती है, उसको हम जी इंटेलिजेंसी फैक्टर कहते हैं। और ये टर्म कहीं ना कहीं दिया था किसने, उसका नाम था चार्ल्स स्पीयरमैन, चार्ल्स स्पीयरमैन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जी फैक्टर यानी कि जनरल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ स्टर्नबर्ग टायर्गिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब कौन सा टायर्गिक थ्योरी का पार्ट नहीं है, एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस तो था, है ना, 3 में प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस था, इसी को हम कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, कॉन्टेक्चुअल, तो ये आपका था। क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी उन्होंने कहा था, इसी को एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, एनालिटिकल भी था, ये तीनों थे, बट एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस नहीं था बच्चों, एक्सपेरिमेंटल नहीं था, एक्सपीरियंशियल था। सब इसको एक्सपेरिमेंट को एक्सपीरियंस को एक समझते हैं। एक्सपेरिमेंटल होता है प्रायोगिक बुद्धि, उनका था अनुभाविक, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस हिंदी में क्या कहते हैं इसको, आपका अनुभाविक बुद्धि बोलते हैं ना, इसी को क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। तो ये फॉर्म नहीं है, बाकी तीनों है, ठीक है, तो ये नहीं है, बाकी तीनों है, तो आंसर क्या होगा हमारा, ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट। बुद्धि के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटी, बिल्कुल ठीक है कि बहुबुद्ध तरीके से चलती है, और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटी, एक से अधिक एबिलिटी को क्या करती है, शामिल करती है, बिल्कुल ठीक बात है। इंटेलिजेंस इज फिक्स्ड अबाउट डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ ओनली, बर्थ में ही फिक्स हो जाती है, ऐसा नहीं है। इंटेलिजेंस आपको बताइए कि एज के साथ साथ हमारी डेवलप होती है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, पहला सही था। और इंटेलिजेंस कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड एंड डिटरमाइंड बाय द यूजिंग स्टैंडर्ड टेस्ट, बिल्कुल एक्यूरेट तो हम किसी चीज को मेजर नहीं कर सकते, ये तो बुद्धि कैसे कर लेंगे। और इंटेलिजेंस इंक्लूड्स कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट एबिलिटी ऑफ थिंकिंग, मतलब कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी कि एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन, और डाइवर्जेंट एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन, दोनों की बात करता है, तो ये भी ठीक है। तो पहला और चौथा ठीक होगा बच्चों, तो 2 गलत है, तो आंसर क्या उसका क्या होगा, फर्स्ट और फोर्थ जो है वो आपका सही है, सी इज दी राइट आंसर, है ना, कि बच्चा कॉम्प्लेक्स एबिलिटी भी दिखाता है और डाइवर्जेंट यानी कि कन्वर्जेंट भी सोचता है और डाइवर्जेंट भी। अगर आपके पास बुद्धि होगी तो आप कन्वर्जेंट भी सोच सकोगे और डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट क्या होता है, जहां पर आप एक प्रॉब्लम के
एक से अधिक सोल्यूशन क्या करते हो, निकालते हो। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। एक 11 years old child score on standardized स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल 115 नंबर लेके आता है नोवा प्रोबेबिलिटी कर्व में। ठीक है, तो अब उसकी 11 साल का बच्चा, तो कितने परसेंट बच्चों से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इसके लिए आपको एक ग्राफ पढ़ना पड़ेगा बच्चों। ये ग्राफ याद रखना, इसमें ये 100 IQ का होता है ग्राफ, और ये ऐसे होते हैं इस प्रकार से। ठीक है, 115 होता है, यहाँ पे 130 होता है, ये 145 होता है, तो ये आपको ग्राफ पढ़ना पड़ेगा। और 115 IQ वाला बच्चा, ये टोटल कितना है, ये होता है 50% का, और ये होता है 34, ये होता है 13.5, ये होता है आपका 2, ये होता है आपका 0.5। तो 115 IQ ले रहा है, यानी कि उसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये 50 और ये 34, यानी कि उसने 84% बच्चों से अच्छा परफॉर्म किया। उसके आगे कितने हैं, 13, 2 और आधे, यानी कि लगभग 16% बच्चे जो हैं उससे आगे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो सीधा सा आंसर इसका क्या होगा बच्चों, 84%। इसके लिए आपको ये IQ कर्व जो है वो पढ़ना पड़ेगा, वो हम क्लास में पढ़ाएंगे आपको, जब टॉपिक इसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, 84%। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन सपोज हार्वर्ड गार्डनर्स इन मल्टीपल इंटेलिजेंस, मीन्स कौन सा अवलोकन हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि का समर्थन करता है। डैमेज ऑफ वन पार्ट ऑफ ब्रेन अफेक्ट ओनली पर्टिकुलर एबिलिटी ऑफ स्पेयरिंग अदर्स। ये बात उन्होंने कही थी कि अगर आपकी बुद्धि का एक पार्ट डिस्ट्रॉय होता है, एक एरिया डिस्ट्रॉय होता है, तो हम बाकी एरिया से काम कर सकते हैं। इंटेलिजेंस एंड इंट्रैक्शन ऑफ एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, ये बात तो कहीं ना कहीं उसकी है ही नहीं, ये तो कहीं ना कहीं शब्द जो हैं ये स्टर्नबर्ग से कनेक्टेड है, तो ये आपका होगा नहीं। डिफरेंट इंटेलिजेंस आर हायरार्की इन नेचर, ऐसी भी उन्होंने कुछ बात नहीं कही थी। टीचर शुड बी फॉलो द वन स्पेसिफिक थ्योरी, ये भी बात नहीं कही थी उन्होंने कि स्पेसिफिकली हो और डिजाइन किया जाए। तो बस ये बात कही थी कि भाई एक हिस्सा अगर ब्रेन का डैमेज होता है तो वो बाकी एरिया को इफेक्ट नहीं करती है, वो उसी एरिया को इफेक्ट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रेन में हमारी इंटेलिजेंसी होती है ना, वो आपस में इंटररिलेट नहीं करती। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस कैन नॉट बी legitimated as it does not place equal importance on all 7 beats of in intelligence। ये सातों बुद्धि को समान इंपॉर्टेंस नहीं देता, ऐसी बात तो नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर डिफरेंट बीट्स ऑफ इंटेलिजेंस, सभी अंशों को हम नहीं माप सकते, ऐसा भी नहीं है। इट इज बेस्ड ऑन द साउंड एम्पेरिकल स्टडी, केवल ध्वनि अनुभव अध्ययन पर आधारित है। इट इज कंपेटेबल विथ जनरल इंटेलिजेंस, जी ये भी नहीं है बच्चों, इसका आंसर ये भी नहीं होगा, इसका आंसर ये भी नहीं होगा। डज नॉट इक्वल इंपॉर्टेंस ऑन द 7, ये भी नहीं होगा इसका आंसर। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द बीट ऑफ इंटेलिजेंस इन द स्पेसिफिक, कि एक इससे अधिक बुद्धि को हम एक ही तरीके से नहीं माप सकते, ये बात बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या होगा बच्चों आपका, दैट इज बी। सभी बुद्धि को हम डिफरेंट तरीके से माप सकते हैं, एक ही तरीके से हम उसको क्या नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, आपका बी होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। One of the identical twins brother and adopted by a socio-economical rich family and other by the poor family. After 1 year, एक साल के बाद पूछ रहा है कि भाई एक बच्चा ट्विंस पैदा हुए, एक को रिच फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया और एक को पुअर फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया, तो एक साल बाद उनकी बुद्धि कैसी होगी। तो बच्चों एक साल में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनकी IQ का जो कोरिलेशन होगा लगभग समान ही होता है बच्चों, याद रखना। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बोथ देम स्कोर इक्वली, एकदम याद रखना, बोथ देम स्कोर इक्वली इसका आंसर होगा। बट हाँ, अगर यहाँ पे लिखा होता कि भाई 1 ईयर का 15 ईयर्स का गैप, 10 और 15 ईयर्स का गैप दिया होता तो कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर आता है। और ये बात सही है, आफ्टर 15 ईयर्स याद रखना जो रिच फैमिली का बच्चा होगा उसकी IQ हमेशा ज्यादा होगी, किसके से, पुअर फैमिली से, क्योंकि भाई रिच फैमिली का बच्चे का एनवायरमेंट बदलेगा, वो अधिक अच्छे स्टिमुलेटिंग एनवायरमेंट मिलेगा, अच्छी एनवायरमेंट, अच्छी सोसाइटी उसको मिलेगी, और पुअर फैमिली के बच्चों को अच्छे एनवायरमेंट नहीं मिल पाएगा, इसलिए इसकी बुद्धि का विकास उतने अच्छे तरीके से नहीं हो सकता। तो फिर यहाँ पर 1 ईयर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, वो दोनों इक्वली परफॉर्म करेंगे। अगर लिखा रहता कि 15 साल का गैप है तो आंसर होता जो रिच फैमिली का बच्चा है वो ज्यादा अच्छा स्कोर करता एज कंपेयर टू द पुअर फैमिली। बट यहाँ पे लिखा हुआ 1 ईयर, तो आंसर क्या होना चाहिए बच्चों आपका बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, क्या कौन सा क्रिटिक है, मतलब क्या क्रिटिक है इसका। इट कैन नॉट बी सपोर्टेड बाय द एम्पेरिकल एविडेंस, मतलब अनुभव को बिल्कुल भी शामिल नहीं करता, तो थोड़ी बहुत अनुभव इसके मिलते हैं, तो ये तो नहीं होगा। मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रोवाइड स्टूडेंट्स टू डिस्कवर देयर प्रॉपर्टीज, बहुबुद्धि छात्रों को उनकी प्रवृत्तियों को खोजने का मौका देता है, तो ये क्रिटिक है ही नहीं। इट ओवर इम्फेसिस प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, ऐसा भी नहीं है। मल्टीपल इंटेलिजेंस आर ओनली द टैलेंट
प्रेजेंट इन द इंटेलिजेंस, यानी ये क्रिटिसाइज हुआ था कि सबने ये कहा था जो बुद्धि आप बता रहे हो 8 प्रकार की, ये बुद्धि नहीं है, ये टैलेंट है, ये प्रतिभा है, ये बुद्धि नहीं है, ये क्या है, प्रतिभा है। तो ये इसका क्रिटिसिज्म था बच्चों। तो आंसर इसका क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका डी इसका क्रिटिक होगा, यानी कि इसका क्रिटिसिज्म किया गया था कि भाई आप ये जो बुद्धि बता रहे हो 8 प्रकार की, बुद्धि नहीं है, ये तो एक तरह का क्या है आपका टैलेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द स्टर्नबर्ग, द एबिलिटी टू एनालाइज and evaluate ideas, analyze और evaluate ideas and solve problems and make decisions best described by, है ना। स्टर्नबर्ग के अनुसार विचारों का विश्लेषण और मूल्यांकन करने की, समस्या को हल करने की जो निर्णय लेने की क्षमता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम किससे करते हैं। जब आप पे एनालाइज की बात आएगा तो वो कौन सी बुद्धि होती है, विश्लेषण बुद्धि। आंसर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। लॉजिकल कोई है नहीं। प्रैक्टिकल होता है जब हम रियल लाइफ में कैसा बिहेव, कैसा सोचते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, और इसेंशियल इंटेलिजेंस कुछ होता नहीं है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, एनालिटिकल। इसमें हम सूचनाओं को क्या करते हैं, पहले एनालाइज करते हैं और फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर बच्चों, बी होना चाहिए। ठीक है, ये स्टर्नबर्ग की थ्योरी से लिया गया है, एक बार इसको पढ़िएगा आप लोग, तब आपको ये समझ में आएगा, स्टर्नबर्ग की थ्योरी से लिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Why does crystallized intelligence tend to increase as individual age? व्यक्ति की उम्र में एक रूप में ठोस बुद्धि क्यों बढ़ती है? Because it is follow the inherit course, inherit तो होता नहीं है। crystallized intelligence environmental होती है, तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं। Because it develops based on one experience, yes, अनुभव का होता है, ये हो सकता है। Because of brain maturation, ये भी नहीं होगा। Because metacognition also improve, क्योंकि परासंज्ञान बढ़ता है। तो आंसर सीधा ये होगा बच्चों की, because it develop based experience, क्योंकि आपको जितना अनुभव मिलेगा एनवायरमेंट से उतना ही आप सीखते हैं, तो ब्रेन उतना ही डेवलप होता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, आपका बी होना चाहिए। क्रिस्टल लिक्विड इंटेलिजेंस है, किसकी है ये है कैटल की, आरबी कैटल। इसकी थ्योरी में आपको इसके बारे में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सुमन जस्ट डेवलप्ड अ न्यू ऐप दैट हेल्प चिल्ड्रन विद फिजिकल डिसेबिलिटी पर्टिकुलर इन स्पोर्ट्स, है ना। और उसने एक ऐप जो वो किया है जो कि डिसेबल बच्चों की हेल्प करेगा स्पोर्ट्स को खेलने में। स्टर्नबर्ग के वुड प्लेस सुमन्स एबिलिटी, मतलब कुछ उसने क्रिएट किया ना, कुछ नया चीज उन्होंने क्या किया, इनोवेटिव किया। तो इनोवेटिव में क्रिएटिव आइडियाज उन्होंने प्रयोग किए हैं। तो ये किसका एग्जांपल है, ये कौन सी इंटेलिजेंस होगी, ऑब्वियसली बात है, ये कौन सी इंटेलिजेंस होगी, क्रिएटिव इंटेलिजेंस होगी ना। कि सुमन में अभी एक नया ऐप विकसित किया है जो शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को खेलकूद और में भाग लेने के लिए मदद करते हैं। तो उसने कुछ क्रिएट किया है, कुछ नया ऐप उसने बनाया है। तो जब कोई चीज क्रिएट करते हैं तो कौन सी बुद्धि में आता है, वो क्रिएटिव में। और अगर वो दोनों इंफॉर्मेशन को कंपेयर करता है तो किस में आता है, एनालिसिस में, है ना। और फ्लूइड वाली कोई बस बात है। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस क्या है, तो रियल लाइफ में वो किस प्रकार से इंट्रोड्यूस करा है, उसका बिहेवियर कैसा है बच्चों, तो किस में जाता है आपका एनालिटिक्स। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए बच्चों। इसमें काफी क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड रखे गए थे, और 20 क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जब तक आप इतना तैयार कीजिए। और अभी तक आपने जो पुरानी वीडियोस जो हमने अभी तक ली है, जिसमें हमने इंटेलिजेंस के अलावा मोटिवेशन, लर्निंग, डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, इन सब के बारे में बात किया है, तो अभी उन वीडियो को जरूर देखें। और डेफिनेटली आपके काफ़ी जो प्रॉब्लम्स होंगे उसमें क्या हो जाएंगे, जो अभी जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे बच्चों। और कोई डाउट है, किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, उनको देखा जाएगा और पक्का उस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू वेरी मच बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये पार्ट 1 था, और पार्ट 2 जो आपका हमारा इंटेलिजेंस आएगा, हम पार्ट 2 में भी आगे और अच्छे क्वेश्चन जो हैं इंटेलिजेंस से क्या करेंगे बच्चों, हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।